तो देखो बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमर। पर उसको करने के पहले हम लोग एक दो टर्म और समझेंगे। जैसे अभी हम लोग पहले समझेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, और फिर एक और समझेंगे सॉ हॉर्स डायग्राम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले इन दोनों को समझ लेंगे, फिर हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर करेंगे। क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर सॉ हॉर्स जो प्रोजेक्शन होगा, जो डायग्राम होगा, उसका यूज पड़ता है आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर में। तो इसको समझते ही ये क्या होता है। इवन न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज आपको ऐसे भी कई बार पढ़ता रहेगा। कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में दे दिया जाता है, और फिर बोलता है कि रिएक्शन करो। मतलब कि अगर जे एडवांस का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया तो आप समझ लो कि फिर जो मॉलिक्यूल होगा वो न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में ही ड्रॉ करके आता है। मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब कि क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाने के लिए, क्वेश्चंस एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट आपको प्रेजेंट किया जाता है। मतलब मेनली इसका यूज होता है बच्चों को डराने के लिए। तो बच्चा क्या होता है, कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर कुछ वेज डैश डायग्राम देख कर डर जाता है और वो क्वेश्चन ट्राई ही नहीं करता, और पता चलता है कि वो क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ऐसे डायग्राम का यूज़ किया जाता है कई बार आपको डराने के लिए। तो ध्यान से समझते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। तो एक तो इसका यूज़ कन्फर्मेशनल आइसोमर में होगा अभी, और साथ में इस पे मतलब इसका यूज़ आगे केमिकल रिएक्शंस में भी होता रहेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप एक पॉइंट से क्या है कि तो तीन मतलब बॉन्ड निकालोगे, एक पॉइंट बनाओगे, और उसमें से आपको क्या है कि तीन ऐसे बॉन्ड निकालने हैं। तीनों के बीच का एंगल 120 120 120। ये जो होगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट कार्बन। तो एक पॉइंट दिखाना है, उससे आपको तीन बॉन्ड निकालने हैं, और ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका फर्स्ट कार्बन। फिर आपको पीछे एक सर्किल दिखाना है। सर्किल से भी आपको क्या करना है कि टोटल 3 बॉन्ड्स बाहर निकालने हैं। देखो पहले पॉइंट से बाहर निकालना है, ये फर्स्ट कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। एक सर्किल से आपको 3 बॉन्ड बाहर निकालने हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड कार्बन। ठीक है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि पहला कार्बन जो होगा वो हमेशा सेकंड वाले कार्बन से क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अभी एक कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर डिस्टर्ब हो गया। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन होगा, उससे 3 बॉन्डेड ऐसे जुड़े होंगे, और ये सेकंड कार्बन होगा तो उससे भी क्या होगा, 3 बॉन्ड ऐसे आपके अटैच होंगे। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना है कि जो पहला कार्बन होगा वो हमेशा सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। ये आपको दिखाया नहीं जाएगा, ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है। तो सब लोग नीचे लिखो इन दिस फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज बॉन्डेड विथ सेकेंड कार्बन। इट मीन्स दैट फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन आर ऑलवेज एडजेसेंट कार्बन। तो पहले और दूसरे कार्बन जो होंगे वो हमेशा एडजेसेंट कार्बन होंगे। ठीक है, देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो क्या होगा कि ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, बाकी 3 वैलेंसी ऐसे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पहला कार्बन है तो इससे देखो 3 बॉन्ड, 1 2 और 3। ठीक है, और ये सर्किल, तो देखो ये जो पॉइंट जो दिखा रहा है ये पहला कार्बन है, सर्किल क्या दिखा रहा है, सेकंड कार्बन। देखो जो दिखाने की बात करते हैं तो हम लोग अच्छे से समझने के लिए बस इसको मैं 3 ऐसे बॉन्डिंग आपको दिखा देता हूँ, मतलब वैसे समझाने के लिए। अभी एंगल पे फोकस नहीं करते, अभी बस समझते कि ये क्या है। तो देखो पहला वाला जो कार्बन है ये अंदर वाली फर्स्ट कार्बन है, और बाहर वाला सेकेंड कार्बन है। ठीक है, देखो ये जो डॉट है याद रखना, ये सर्किल से हमेशा बॉन्डेड होगा। डॉट पहला कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल सेकेंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले से ये 3 बॉन्ड हो गए, सर्किल से ये भी 3 आपके पास बॉन्ड हो गए।
ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन हो गया। हम लोग चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक मॉलिक्यूल इथेन 1 and 2, तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो क्या होगा, ये डॉट, देखो डॉट का मतलब बाय डिफॉल्ट कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, वो तो हमको पहले से पता है कि भाई डॉट से सर्किल जुड़ा हुआ है, तो वो आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। आगे की चीजें समझते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। तो आप क्या करो, यहां पे तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। और ये जो सर्किल है इस पे भी क्या है कि आप 3 हाइड्रोजन देखो जोड़ दो। तो ये होता है इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये इथेन का क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन, आराम से समझो। डॉट का मतलब पहला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन में जोड़े थे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, कर दिया। सर्किल का मतलब है सेकेंड कार्बन, इसमें भी जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। डॉट सर्किल से बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन होंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम लोग इस तरीके से मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। अब देखो सब कुछ हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। देखो किसको कहाँ प्लेस करना है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी बस हम लोग ड्रॉ करना सीख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मान लेते हैं 1 किया, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मान लीजिए पहला कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन, तो पहले कार्बन को डॉट से, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड तो बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए हैं, पर पहले वाले कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन पे देखो क्या है, ये सेकेंड वाला कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है और एक ये, अरे सेकेंड वाले कार्बन पे क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड लास्ट में CH2 CH3, तो वही कर देते हैं CH2 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, ब्यूटेन का। इसी सेम मॉलिक्यूल को हम लोग इसको कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकेंड, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग मिडिल के कार्बन ले लें, ठीक है, तो वो तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर मिडिल वाला कार्बन लेंगे तो देखो पहले वाले कार्बन पे फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, फिर एक दूसरा हाइड्रोजन, फिर एक होगा CH3। मतलब मिडिल वाले कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। सेकेंड वाले कार्बन पे भी क्या होगा, सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ठीक है। तो देखो दोनों मॉलिक्यूल एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्यूटेन। बस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें ये फर्स्ट ये सेकेंड है, और इसमें क्या है, ये फर्स्ट ये सेकेंड है। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और ये फिर मॉलिक्यूल का क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को मतलब थोड़ा सा पहले समझते हैं। तो आप लोगों को जैसा मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में मॉलिक्यूल दिया रहता है। मतलब कि आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे देगा न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में, और फिर बोलेगा रिएक्शन कराओ। तो रिएक्शन आप तभी करा पाओगे ना जब आपको पता होगा कि भाई मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन को देख के अगर आप मॉलिक्यूल का ही आइडिया नहीं लगा पाए तो रिएक्शन कैसे करोगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पहले, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन के मॉलिक्यूल देता हूँ और आप लोग उसको पहचानो, और थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम लोग उसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको मतलब देखो आने को तो ये भी आ सकता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ किया जाए, पूछ ले IUPAC नोमेनक्लेचर। आने को तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है। तो आपको हो सकता है नोमेनक्लेचर तो आता है पर आप मॉलिक्यूल ही नहीं पहचान पा रहे, तो फिर उस केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो मैं भी आप लोगों को कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन के मॉलिक्यूल्स देता हूँ, तो उनको आप लोग सही से मतलब लिख लो जैसा आप लिखना चाहते हो, फिर उसकी नेमिंग करो। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, राइट द IUPAC nomenclature of the following molecule। ये याद रखना है कि डॉट और सर्किल के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा। तो ये हम लोग 4 मॉलिक्यूल लिख लेते हैं और इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का भी आइडिया होगा और साथ में नॉमेनक्लेचर रिवाइज भी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो करना क्या है पहले समझते हैं। डॉट का मतलब क्या है, पहला कार्बन, और सर्किल का मतलब क्या है, दूसरा कार्बन। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, पहला वाला करते हैं, मैं एक आप लोगों को करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको सारे खुद से ट्राई करें। देखो डॉट का मतलब पहला कार्बन, सर्किल का मतलब दूसरा कार्बन, तो 2 एडजेसेंट कार्बन ड्रॉ कर दो। ठीक है, दोनों में सिंगल बॉन्ड ही हमेशा होता है, ये फिक्स है एक्चुअल में। तो डॉट का मतलब पहला कार्बन ड्रॉ कर दिया, सर्किल का मतलब दूसरा कार्बन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो जो लगा हुआ लगा दो, खत्म काम। पहले वाले कार्बन पे क्या लगा, HOH CH3, जो जो लगा दो। पहले वाले कार्बन पे लगा HOH CH3, और यही तो लगा पहले वाले कार्बन पे, क्या लगा है, HOH CH3। तो ये पहला वाला कार्बन है, मैंने इसमें क्या लगा है, HOH CH3। ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे देखो क्या क्या लगा है, HH CH2 CH3। तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, CH2 CH3। देखो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला कार्बन और दूसरा वाला कार्बन दोनों को ड्रॉ कर दिए एडजेसेंट। पहले वाले पे HOH CH3, तो HOH CH3 ड्रॉ कर दिया। सेकंड वाले पे क्या किया, HH और CH2 CH3 ड्रॉ कर दिया। तो ये मॉलिक्यूल का देखो स्ट्रक्चर आ गया। अब हम लोग करते हैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो 1 और 2 ये तो आपका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए था, वो नंबरिंग थोड़ी ना, तब नंबरिंग आप करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या होगा, पेंटेन टू ऑल। ठीक है, तो ये इसका आपके पास नेमिंग आएगा। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल को अब आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और नेमिंग करनी है। मैं फटाफट करता हूँ, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर लेना। इसको 1, इसको 2। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कार्बन, पहले वाले पे CHO एक H है और एक साइड CH3HCHO। ओके, सेकंड वाले में एक देखो, फर्स्ट वाले में
HCH3OH, सेकेंड वाले में HCH3 सेकेंड वाले में HCH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड भाई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग तो स्टार्ट होगी हमारे प्यारे एल्डिहाइड से ही, तो ये आपका नंबरिंग है। अगर आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। एल्डिहाइड में कार्बन प्रेजेंट है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंट 4 इन या 1L या पेंट इन, मतलब इन एल कर सकते हो। 1 को लिखना ना लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2,3 डाइमिथाइल पेंट 4 इन 1L, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर से भाई 2 कार्बन, ठीक है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। देखो पहला वाला जो कार्बन, ये पहला वाला, इसमें HCH3 और ये, तो पहले वाले कार्बन में ये H, ये पहला वाला कार्बन है, फिर एक साइड से इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाए और CH3। तो देखो पहले वाले कार्बन पे क्या है? एक साइड H है, एक साइड CH3 है, एक साइड क्या है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो CH CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये कर दिया। सेकंड वाले कार्बन पे देखो, सेकंड वाले कार्बन पे एक साइड है H, देखो सेकंड वाले कार्बन पे एक साइड है H और एक साइड है OH, मतलब एक OH भी है और फिर एक साइड है CH2 COOH। यही तो हो रहा है, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। देखो ध्यान से देखो, सेकंड वाले कार्बन पे देखो क्या क्या है, एक साइड H, एक साइड OH, फिर एक साइड CH2 COH, ठीक है। अब यहां पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। पता ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने किसी की कोई औकात नहीं होती नोमेनक्लेचर में। तो ये क्या है? हमारा नंबरिंग, ठीक है। तो दिस विल बी 4 मिथाइल, 3 पे अल्कोहल है, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन ओइक एसिड। अरे बाय डिफॉल्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो 1 पे रहेगा। और नोमेनक्लेचर में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे IUPAC नोमेनक्लेचर के लेक्चर में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको आते हैं इस पे, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो पहले वाले पे क्या है, CH3 एंड H, पहले वाले पे CH3H और इधर क्या है CH3 CH2, CH3 CH2, इधर CH, इधर CH3। सेकेंड वाला कार्बन मीन सर्किल। सेकेंड वाले पे एक है H, एक है CHO और एक क्या है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हमारा सेकेंड कार्बन ही है, इस पे एक साइड जुड़ा है H, एक साइड जुड़ा है, मतलब देखो ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ठीक है। तो सेकंड वाले कार्बन पे एक साइड जोड़ा है H, एक साइड CHO, एक साइड लंबा सा चेन, और पहले वाले कार्बन पे H CH3 और CH2 CH3, ठीक है। नेमिंग करते हैं। नेमिंग रूल पता ही होगा, एल्डिहाइड क्या है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी और वो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, साइड चेन। तो साइड चेन के नेमिंग कैसे होगा,
ये 2 पे जुड़ा है, साइड चेन में भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो साइड चेन की नेमिंग 2 पे क्या होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ये होगा पेंट 4 इन एल, ठीक है, एल्डिहाइड बाय डिफॉल्ट 1 पे, ठीक है। तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो अब आप लोगों को न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो एक टर्म समझते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, डाई हेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा एक टर्म होता है बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एटम है, मान लो कोई एटम है, उससे 2 बॉन्ड निकल रहे हैं, मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि जैसे ये आपका डस्टर और मार्कर, मान लो कोई एटम उससे 2 बॉन्ड निकल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मान लेते आपके पास ये पहले वाले कार्बन में था A B और कुछ C ड्रॉ कर लेते हैं, और सेकेंड वाले कार्बन में ये X, ये Y, ये Z, हमने मान लेते इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन से ABC, दूसरे वाले से XYZ, ठीक है। ये इनके बीच का जो एंगल होता है इसको लिखते हैं फाई से, और यही होता है डाईहेड्रल एंगल। ये बॉन्ड एंगल नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपके पास है पहला वाला कार्बन, ठीक है, और ये क्या है दूसरे वाला कार्बन। तो यहाँ पे आप एंगल देख रहे हो पहले वाले कार्बन के बॉन्ड का दूसरे वाले कार्बन के बॉन्ड से। इसको समझते देखो है क्या, आप इसको आराम से समझो। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसको देखो आराम से, कि देखो जैसे मान लो ये आपका डस्टर है, इसमें मान लेते हैं 2 कार्बन है, ठीक है। मान लो ये 2 कार्बन है, यहाँ पहला यहाँ दूसरा, ठीक है, ये पहला और दूसरा, मान लेते 2 कार्बन है, दोनों ऐसे लगे हुए, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन का बॉन्ड ये देखो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है आपको मैंने जैसे पहले बता रखा है चैप्टर में कि लाइट मारते हैं, ठीक है। तो मान लो पहले वाले कार्बन में ये बॉन्ड है, दूसरे वाले कार्बन बॉन्ड ये है, ठीक है। आपने जब लाइट मारा, ठीक है, अगर दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पीछे है, मतलब ये वाला बॉन्ड इसके पीछे है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0। अब जैसे मान लो कि अब आपका ये पहला वाला कार्बन देखो, पहला वाला कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, ये कार्बन दूसरे वाले पे जुड़ा है। मान लेते मैंने कुछ ऐसा प्लेस किया, ठीक है, आपने लाइट मारा, ठीक है, तो ये जो पहला वाला कार्बन है, ये जो दूसरा वाला कार्बन है, इनके बीच का जो एंगल आता है वही होता है आपका डाईहेड्रल एंगल। तो लिखते हैं डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, तो लिखो इट इज एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो ये 2 मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल है जो एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये पहला कार्बन है, मतलब ये प्लेन है, कह सकते हो प्लेन है ये। अरे आपने क्या, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है 3D को 2D में ड्रॉ किया गया। तो ये पहले वाले कार्बन का प्लेन है, ये दूसरे वाले कार्बन का प्लेन है, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है डाईहेड्रल एंगल। तो इसमें नीचे लिखो डाईहेड्रल एंगल इज ऑल्सो डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू प्लेन फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट कार्बन। तो अगल बगल के जो कार्बन जो 2 प्लेन बनाते हैं भाई, जो ये पहले वाले का प्लेन है दूसरे वाले का प्लेन, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है डाईहेड्रल एंगल। इस एंगल के बेसिस पे क्या है कि हम लोग मॉलिक्यूल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो जब एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, या हम लोग आगे चल के इसको और भी समझेंगे, पहले अभी लिख रहे 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये A B और C, ये पीछे वाला मतलब 0 का मतलब कि एक दूसरे के आगे पीछे है। देखो ये आपको थोड़ा समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो गैप करना पड़ेगा, अदरवाइज सीरियल में तो पूरा एक के पीछे दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में B के पीछे Z आ रहा है, C के पीछे Y आ रहा है और A के पीछे X, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं।
तो यहाँ पे एंगल क्या है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री का मतलब ये कि जैसे मान लो पहला ये कार्बन था ये, ठीक है, तो इसमें जो पीछे वाला कार्बन है जो आगे वाला कार्बन होगा ये एक दूसरे को क्या ढक ले रहे हैं, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो ये आगे वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन एक दूसरे के एग्जैक्टली आगे पीछे है, तो मतलब आपको 0 एंगल, मतलब आपको दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं दिख रहा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब एक ने दूसरे को ढक लिया, इक्लिप्स कर लिया, दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ये आपके पास 60 डिग्री है, मान लेते ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनमें किसी के बीच में जैसे यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, या आप इससे इसका एंगल लोगे 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसको बोलते दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर दो के बीच में एंगल 0 डिग्री है दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, और एंगल 60 डिग्री है तो वो होगा स्टैगर्ड फॉर्म। इन दोनों के अलावा अगर कुछ और होता है, जैसे मान लो 0, देखो ऐसा तो है, देखो ऐसा है कि ऐसे समझ लो कि जैसे x वाला समझ लो, ये आपके पास 0 डिग्री मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लाया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 0 डिग्री, तो इसके बीच में भी तो कुछ हो सकता है। तो अगर 0 और 60 के अलावा कोई और एंगल होता है उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। एंगल क्या होगा अदर देन 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, इनको छोड़ के जो भी होगा वो स्क्यू फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है, ना इसका एंगल 0 डिग्री ना इसका एंगल आपका 60 डिग्री, दिस इज स्क्यू फॉर्म, ठीक है। तो टोटल 3 फॉर्म में पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, इसको अगर आप जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लाया 60 तो ये घुमा के फिर वही दोबारा इक्लिप्स बन जाता है, ठीक है। तो वो करेंगे भी, वो वही सब हम लोगों को करना है कन्फर्मेशन आइसोमर में। तो ये हम लोगों का हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म। अब थोड़ा सा कर लेते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब बताने लायक है नहीं और ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। तो देखो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में करना क्या है, आपको पहले बात तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर लो, आपका मन करे चाहो आप ऐसे ड्रॉ कर लो। एक्चुअल में कई बार बुक में ऐसा भी ड्रॉ रहता है, कई बार बुक में ऐसा भी ड्रॉ रहता है। क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो दोनों तरीके के ड्रॉ रहते हैं। आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, वो मतलब आप लेकिन वही ड्रॉ करना प्रेफर करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो मतलब कि देख के आपको समझ में आए। पता चला कि कुछ ड्रॉ कर लिया समझ में नहीं आ रहा क्या किया, तो वैसा फॉर्म ड्रॉ करना जो आपको देख के समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ मान लेते हैं आपके पास ड्रॉ कर लिया, ये इसमें पहला कार्बन है, ये इसमें दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो पहले वाले कार्बन मान लेते हमने ड्रॉ किया ये कुछ इस तरीके से। देखो आपको सॉहॉर्स में क्या करना है कि जो कार्बन के जो 3 बॉन्ड होंगे वो आप चाहो तो इसको ऐसे दिखाओ, या फिर आप चाहो तो उसको ऐसे दिखाओ, ठीक है। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो इसको ड्रॉ करने के देखो ये तरीके हैं, या तो आप इसको चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब 2 कार्बन नीचे और 1 कार्बन ऊपर, ठीक है। एक तो ये फॉर्म होगा, नहीं तो आप चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, चलेगा, दोनों फॉर्म चलेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर क्या है कि कर सकते हो। तो हम लोग समझते हैं, देखो क्या है, एक ये पहला वाला कार्बन, ये इसमें 3, तो ये A, ये B और ये C, और ये पीछे वाला कार्बन इसमें X, ये Y, ये Z, बस ये हो गया। तो हम लोग पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक के आगे पीछे देख रहे थे, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या था, पहला कार्बन डॉट दूसरा कार्बन आपका सर्किल आगे पीछे था। यहाँ पे हमने लोगों ने इसको एक एंगल पे ड्रॉ किया, ये पहला वाला कार्बन ये दूसरा वाला कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है।
इसको चाहो तो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो या चाहो तो कुछ ऐसा रखो, ठीक, ये भी हो सकता है, या आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर लो। इसमें थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। यह हो सकता है एक सीधा हो जाए, एक उल्टा। मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूं क्योंकि आगे इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है इसका। देखो है क्या, इस बॉन्ड की देखो प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप इसको ऐसे देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि ए के पीछे है x, b के पीछे है y, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे, ठीक है। तो b के पीछे है y और इधर c के पीछे है z, तो ये एक्चुअल में इसका इक्लिप्स फॉर्म है। इक्लिप्स मतलब कि एक के पीछे दूसरे एटम आ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें ऐसे देखो, इधर a है तो इधर भी x है, इधर b है तो इधर y है, ठीक है। आप अगर इमेजिन करोगे इन दोनों कार्बन को, आप मतलब इन दोनों कार्बन को आप सीधा रख के सोचो, सीधा रख के आप इमेजिन करो, आराम से आंखें बंद करो, आराम से इमेजिन करो, तो आपको दिखाई देगा a के पीछे है x, b के पीछे है y और c के पीछे है z, तो ये भी आपका क्या, इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ करने का या तो वो तरीका होगा या फिर ये तरीका होगा, दोनों में से किसी भी एक मेथड को यूज किया जा सकता है। सीधा भी दिखा सकते हो या उल्टा भी, दोनों सीधे हुए तब इक्लिप्स है, दोनों उल्टे हुए तब इक्लिप्स है। पर अगर एक सीधा हुआ एक उल्टा हुआ तो वो इक्लिप्स नहीं, वो स्टैगर्ड है। याद रखना कि दोनों अगर एक ही जैसे, दोनों सीधे या दोनों उल्टे, तो वो इक्लिप्स है। एक सीधा एक उल्टा तो नहीं। तो इसमें देखो क्या होगा, ये बीच में ऊपर है और ये एक इधर है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ए इन दोनों के बीच में जा रहा है, ये आप समझ लो, ये दोनों आगे पीछे हैं, मतलब ये इधर उधर, और जेड इनके बीच में जा रहा है, मतलब ये आपके पास क्या होगा, ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म। तो होता क्या है कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया। कैसे पहचानेंगे, कैसे, अगर आगे पीछे वाले एक ही जैसे, मतलब एक ही जैसे सीधे भी हो सकते उल्टे भी हो सकते, तो वो इक्लिप्स फॉर्म होगा। और अगर एक जैसे नहीं है तो वो आपके पास कैसा होगा, वो आपके पास होगा स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, जिसका ज़्यादा यूज़ हम लोग करते नहीं, ज़्यादा यूज़ कहीं पड़ता ही नहीं एक्चुअल में। अब हम लोग आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है। देखो है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या होता था, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन, ठीक है, यही होता था। अब देखो होते क्या है कि जो छोटे मोटे एल्केन होते हैं, देखो हम लोग जो बात करेंगे वो छोटे मोटे मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे मान लो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कि गैस होते हैं। अगर आपको पता हो कि ब्यूटेन भी रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, तो होता क्या है कि देखो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री, जिसका मतलब है केमिस्ट्री में 298 केल्विन, जो कि अच्छा खासा हाई टेम्परेचर होता है मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उस एनर्जी की वजह से घूमते रहते हैं, मतलब कि उनके बॉन्ड रोटेट होते रहते हैं। उस रोटेशन की वजह से क्या होगा, आपको मतलब कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग, मतलब वही सेम मॉलिक्यूल आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से वो दिख सकता है या फिर वो रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि अरे मान लो कोई इथेन है, मान लो इथेन, तो इथेन में आपको पता होगा जैसे ये कार्बन ही दूसरा कार्बन, तो इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन। तो पता ही होगा कि इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, रोटेशन फ्री होता है सिंगल बॉन्ड, तो उसके जो कार्बन होते हैं लगातार घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है आपका वो मतलब एयर से या फिर एटमॉस्फेयर में। तो 25 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, रोटेट होते रहते हैं। इस रोटेशन की वजह से
इथेन जो होता है हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से दिखता है वो, तो हम लोगों ने इसी को बोल दिया ये आपके पास है कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर वहीं पॉसिबल होगा जो मॉलिक्यूल खुद से रोटेट होते रहते हैं एट द रूम टेम्परेचर, और कन्फर्मेशन आइसोमर होने के लिए उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड रोटेशन फ्री होता है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते क्या होता है, तो लिखो सम मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं कि सारे घूमते, कुछ ही मॉलिक्यूल घूमते हैं। सम मॉलिक्यूल रोटेट फ्रीली एट रूम टेम्परेचर, सो दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर एट different time due to different orientation of atom, मतलब so they form different structure at different time due to different orientation of atom. This is known as conformational isomer, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल रोटेट खुद से होते रहते हैं जिसकी वजह से उसमें क्या होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है अलग अलग टाइम पे, और किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, एंगल की वजह से। तो ये कहा था कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसमें नीचे लिखते हैं, इसमें देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर इज नॉट अ ट्रू आइसोमर बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल रोटेट इटसेल्फ, so in this we cannot isolate the a given structure। तो इसमें आप किसी से भी गिवन स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर सकते। देखो आइसोलेट का मतलब क्या है कि आप उसको अलग नहीं कर पाओगे, वो लगातार घूम रहा है, वो खुद से घूम रहा है। अब तक के जितने भी पुराने स्ट्रक्चर तो उसमें ये दिक्कतें नहीं थी, वो फिक्स था कि ये बाई सिस है, ये बाई ट्रांस है, ये बाई ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद से घूम रहा है, तो वो खुद से क्या है घूम रहा है, तो वो मतलब ट्रू आइसोमर नहीं, मतलब वो खुद से ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ये अब देखो होता क्या है कि ये क्योंकि घूम रहा है तो इसलिए हम लोग इसका कई बार नाम बोलते हैं रोटामर। तो इसमें नीचे लोगों कन्फर्मेशनल आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज रोटामर, तो हम लोग इसको रोटामर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है, पहले एक मॉलिक्यूल को लिख के इसको समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो एक मॉलिक्यूल लेते हैं इथेन, तो इथेन में भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। ऐसे आपको देखो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग उन चीज़ों को 2D में कन्वर्ट करके समझने का कोशिश करते हैं। देखो पहला वाला कार्बन, तो इसमें ये 3 हाइड्रोजन होंगे, और इसमें भी ये 3 हाइड्रोजन। इसमें डाइहाइड्रल एंगल 0, दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट हो रहा है तो हम लोग भी किसी ना किसी बॉन्ड को घुमाएंगे। किसको घुमाना है, किसी भी बॉन्ड को। आप चाहो तो पहले वाले कार्बन के बॉन्ड को घुमा दो या फिर चाहे दूसरे वाले को, आप इसके लिए पूरे फ्री हो, किसी को भी घुमा सकते हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाले को घुमा देता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इसको क्या किया, 60 डिग्री से इसको रोटेट किया। किसी भी साइड कर सकते हो, बस अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इसको मतलब कर रहे हैं। आप किसी भी साइड घुमा सकते हो, राइट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो देखो क्या होगा, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया। हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो इक्लिप्स फॉर्म, फिर ये आपके पास क्या स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। मान लेते हैं अब हमने इसको 60 डिग्री से और रोटेट किया। भाई देखो रोटेशन लगातार चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। तो फिर से 60 डिग्री से रोटेट करते हैं,
तो देखो ये आपके पास बन गई है। तो देखो इसमें होगा क्या, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, फिर से वो इक्लिप्स, मतलब कि आपने अगर पहले वाले मॉलिक्यूल को 120 से घुमा दिया तो ये मतलब पहले 60 यहाँ, फिर ये यहाँ 60, तो मतलब 120 से घुमाया तो हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो हुआ क्या, वो कन्वर्ट हो गया किसमें आपके पास, दोबारा इक्लिप्स फॉर्म में। तो क्या होगा, स्टैगर्ड से मतलब इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, चलता जाएगा ये, ठीक है। तो यही आपके पास क्या होता है, कन्फर्मेशन, मतलब मॉलिक्यूल आपस में रोटेट करते रहते हैं, अलग अलग फॉर्म को बनाते रहते हैं, यही क्या लगता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर, और ये खुद से होता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। हम लोग इस बात को समझने के लिए एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक बात समझो, एक बात बहुत ध्यान से समझो, पहले एंगल 0 डिग्री था, फिर वो घूम के गया 60 डिग्री में, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि 0 से सडनली 60 डिग्री आ गया, मतलब कि जैसे मान लो पहले एंगल इसका 0 डिग्री था और बाद में 60 डिग्री, तो ये ऐसा होता है 0 डिग्री था, धीरे 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 घूम घूम के 60 डिग्री पे आएगा, ठीक है, ऐसा। फिर 60 डिग्री पे अगर आपके पास एक बार आ गया मान लो, फिर 60 घूम घूम के ये 120, ऐसा होता है कि धीरे धीरे घूम के जाता है, थोड़ी ना कोई 0 सडनली 120 या 0 सडनली 60, ऐसा नहीं होता है। 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 60, फिर धीरे धीरे 120, लगातार घूमता रहता है। तो हम लोग चलो इन बातों को समझने के लिए एक पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ बातों को लिखते हैं। तो इधर साइड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर साइड क्या है, एंगल, अरे भाई डाइहेड्रल एंगल। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको अच्छे से समझने के लिए दो डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो होगा क्या, ये 0, ये 60 डिग्री पे, ये 120 डिग्री पे, ये फिर से 180 डिग्री पे, ठीक है। तो 0 वाला क्या है, ये है इक्लिप्स फॉर्म, ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। फिर से स्टैगर्ड, चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड होता है तो उस समय क्या होता है, रिपल्सन होता है, इक्लिप्स फॉर्म में रिपल्सन होगा। देखो अगर एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है तो उनमें वही बॉन्ड पास पास में, तो उनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी इसीलिए ज़्यादा रखा है, मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें नीचे लिख लो पहले, देखो मोर एनर्जी ऑलवेज मीन्स लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि बॉन्ड दूर दूर थे, पता ही होगा एंगल, तो उनमें रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन इक्लिप्स फॉर्म रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन इज हाई, सो स्टेबिलिटी इज लेस। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन स्टैगर्ड फॉर्म, इन स्टैगर्ड फॉर्म रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड्स आर लेस, सो स्टेबिलिटी इज हाई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आप ऐसे समझ लो कि एक क्रिकेट बॉल समझ लो, आपने बॉल को यहाँ से छोड़ा तो देखो ये जो नीचे है यहाँ पे वो रुक जाएगा बॉल, ठीक है। अब बॉल, अरे मान लो एक बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दो, तो मतलब बॉल क्या होगा, देखो यहीं पे आके रुक जाएगा, नीचे है, फिर इसको ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर जैसे एक बार ऊपर पहुंचा तो तुरंत फिर यहीं पे नीचे आके गिरेगा। तो होता क्या है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है, मतलब कहाँ पे मतलब गुजारता है, स्पेंड करता है, कहाँ पे मतलब स्पेंड करेगा, स्पेंड मतलब खर्च, कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करेगा वो करेगा आपका ज़्यादा स्पेंड कहाँ करेगा, वो स्टैगर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इक्लिप्स फॉर्म क्या है कि एनर्जी के मैक्सिमा पे है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अरे मैक्सिमम मिनिमा तो पता होगा ना, ये 10 में नीचे लिखो,
देखो इक्लिप्स फॉर्म is at the maxima of energy curve, so eclipse form is highly unstable, whereas staggered form is at the minima of energy curve, so staggered form is very stable. तो staggered form क्या होता है, बहुत ज़्यादा stable होते हैं, और eclipse form क्या होता है, बहुत ज़्यादा unstable होता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखते हैं, देखो ये जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, देखो अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करना है तो स्टैगर्ड का एनर्जी कम है, तो रोटेट करने के लिए उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगा ना ये। तो जो मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तो उसको मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगा, मतलब कि मॉलिक्यूल को इतना बड़ा एनर्जी का गैप मिलता है। तो ये जो होता है हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज एनर्जी बैरियर। तो मॉलिक्यूल तभी घूम पाएगा, देखो होता क्या है कि वो स्टैगर्ड में स्टेबल है, तो अगर इसको आगे बढ़ना है तो इसको यहाँ पे पीक तक चढ़ना पड़ेगा, तो मतलब उसको इतना एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। जैसे हमारे सोसाइटी में होता है कि कोई स्टेबल सिस्टम है और अगर आपको कुछ अलग करना है तो एक ना एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो डिफरेंस बिटवीन इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म एनर्जी is known as energy barrier. So a molecule rotates only when it crosses this energy barrier. Normally ये energy barrier छोटे मोटे मॉलिक्यूल के लिए बहुत कम होता है, बस 10, 20, 30 किलो जूल का होता है, तो इसलिए बहुत आराम से मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर लेते हैं। बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो ये बैरियर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो रोटेट नहीं करते। समझ में आ रहा होगा। बड़े मॉलिक्यूल क्यों नहीं रोटेट करते, क्योंकि उनके केस में बैरियर ज़्यादा बड़ा होता है। छोटे मॉलिक्यूल के केस में बैरियर छोटा होता है, इसलिए वो आराम से रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मॉलिक्यूल अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे गुजारता है, स्टैगर्ड फॉर्म में, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म को ही बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो नॉर्मली इक्लिप्स फॉर्म बनाने के लिए तो होता है, पर एक्चुअल में वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा टाइम क्या होता है अपना मतलब क्या होता है स्पेंड नहीं करता। अब देखो ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, बीच के जो फॉर्म होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एनर्जी कुछ है, सॉरी यहाँ पे एंगल कुछ है, यहाँ पे एंगल कुछ है, यहाँ पे एंगल कुछ है, तो सारे के सारे स्क्यू फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, सारे के सारे स्क्यू फॉर्म। तो इसमें नीचे लिखो स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, सो मॉलिक्यूल मेनली एग्जिस्ट इन स्टैगर्ड फॉर्म, दैट इज इट स्पेंट most of the time at staggered form, so staggered form is known as conformational isomer. इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो eclipse form is very unstable, so normally molecule does not exist in eclipse form. तो इसलिए नॉर्मली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब आगे कुछ करने के पहले हम लोग दो चीज़ों को और समझते हैं। एक टर्म लिखते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्सन। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, रिपल्सन को थोड़ा और अच्छे से प्यार से लिखने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन। तो हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है, दिस इज टॉर्सनल स्ट्रेन। तो देखो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है कि जैसे मान लो अरे भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको समझो क्या है। देखो यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होंगे, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर आप एक बॉन्ड के पीछे दूसरे बॉन्ड को रख देते हो, मान लो अगर आपने एक बॉन्ड के पीछे दूसरे बॉन्ड को रख दिया तो उनमें डिस्टेंस क्या होगा, कम। अरे देखो आप ऐसे समझो, ये दो बॉन्ड है, ठीक है, डिस्टेंस कम है। मान लो मैंने एक को रोटेट कर दिया तो देखो इनमें डिस्टेंस बढ़ गया। देखो ऐसे देखो डिस्टेंस कम है, ऐसे देखो डिस्टेंस कम है ना, ये ऐसे, और मैंने इसे रोटेट कर दिया, देखो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा हो गया डिस्टेंस। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का रिपल्सन, और कैसे बॉन्ड जो एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर कोई मॉलिक्यूल इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन काफी हाई होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी इसलिए कम होती है। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो टॉर्सनल स्ट्रेन इज द रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन केस ऑफ इक्लिप्स फॉर्म distance between the bond in case of eclipse form distance between the bond present on adjacent carbon is less, so repulsion is high, whereas in case of staggered form distance between the bond is high, सो रिपल्सन इज लेस। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भाई स्ट्रेन कैसा होता है। तो देखो होता क्या है कि इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, जो स्ट्रेन होता है कौन सा टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होता है किससे, आपका स्टैगर्ड फॉर्म से। तो इक्लिप्स फॉर्म में जो स्ट्रेन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, स्टैगर्ड फॉर्म में। या फिर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उसका उल्टा, जिसमें रिपल्सन कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो समझ में आ गया क्या होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है दो बॉन्ड के बीच का रिपल्सन, ठीक है। अब आगे इसमें एक वर्ड लिखते हैं जिसका नाम है वंडरवॉल स्ट्रेन। तो आगे वर्ड लिखते हैं जिसका नाम है वंडरवॉल स्ट्रेन। तो देखो वंडरवॉल स्ट्रेन क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। तो देखो पहले हम लोग बात क्या कर रहे थे, पहले समझो, पहले बात कर रहे थे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, ठीक है। पहले बात कर रहे थे अगल बगल वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, उनके बीच का रिपल्सन। तो दूसरी बात क्या हो सकती है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं आपके पास है जेड, ठीक है। अब देखो ये जो एटम है या फिर ये जो भी ग्रुप ऑफ एटम होगा जो भी, वो भी तो इसको रिपेल करेगा। मान लो कुछ भी जोड़ा, मान लो यहाँ पे आके CH3 जोड़ा है, यहाँ पे CH3 जोड़ा है, तो दो एटम के बीच का रिपल्सन कहलाता है वंडरवॉल। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या कहलाता है, दो बॉन्ड के बीच का रिपल्सन। वंडरवॉल रिपल्सन क्या कहलाता है, दो एटम के बीच का रिपल्सन। दो बल्कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर आसपास होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब वहां वंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें नीचे लिखो रिपल्सन बिटवीन द टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम is known as van der Waals strain. As size of group of atom increases, van der Waals repulsion also increases. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो more repulsion always means less stability. तो जब दो बड़े बड़े एटम आसपास होते हैं तो उनके बीच में जो भी रिपल्सन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास van der Waals स्ट्रेन। तो जब भी रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके पास, जब भी रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अब हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं ब्यूटेन और इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। अब देखो फटाफट हम लोग ब्यूटेन के केस को भी समझते हैं। तो ब्यूटेन में क्या है कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ठीक, ऐसा लेते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा CH3, ठीक है, ये लिया, फिर आपके पास H एंड H, और फिर ये सेकंड वाले कार्बन पे ये भी CH3, ये H और ये H, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपके पास कितना है, 0 डिग्री का। इसमें CH3 के ठीक पीछे CH3 है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे दिस इज फुल इक्लिप्स, मतलब इक्लिप्स में भी हम लोग अब कुछ फॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें देखो ये क्या है कि CH3 के पीछे CH3 मतलब बड़े वाले एटम के पीछे, ग्रुप्स ऑफ एटम्स के पीछे बड़े वाला ग्रुप ऑफ एटम छिप रहा है, तो दिस इज फुल इक्लिप्स। इसको हमने 60 डिग्री से मान लेते, किसी भी एक को रोटेट कर दिया।
पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर नेमिंग मैं बाद में करता हूँ इसके। ये हुआ, तो यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। तो मान लेते मैंने इसको 60 डिग्री से फिर से रोटेट किया, ठीक है, तब क्या बनेगा, ये आया। यहां पे एंगल आप कह सकते हो 120 डिग्री। अरे वहां से यहां तक मैं 120 घूम चुका है। फिर एक लास्ट फिर से मानते हमने ये पीछे मतलब वही जो सेकेंड वाला है उसको 60 डिग्री से फिर से हमने रोटेट किया, वन लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास है 180 डिग्री। तो देखो है क्या कि ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है और वो भी स्टैगर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पे CH3 के बाजू में CH3 है, वहाँ पे CH3 के अपोजिट CH3 है। तो अब स्टैगर्ड फॉर्म के भी दो हम लोग नेमिंग करेंगे। इसको बोलते दिस इज गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म, गॉची फॉर्म, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, गॉची भी बोल सकते हो, गॉची फॉर्म, गॉच फॉर्म, या फिर गॉच स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैगर्ड का ही पार्ट है। देखो स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, पर क्योंकि अब इसकी स्टेबिलिटी उससे अलग है तो इसलिए हम लोगों ने स्टैगर्ड फॉर्म को भी दो पार्ट कर दिए, गॉच स्टैगर्ड या फिर गॉची स्टैगर्ड, और इसको बोलते दिस इज एंटी फॉर्म। एंटी का मतलब क्या है कि दो बल्कि ग्रुप अपोजिट है, तो बल्कि ग्रुप अगर अपोजिट है तो एंटी फॉर्म, बल्कि ग्रुप अगर आजू बाजू है आसपास है तो गॉच फॉर्म, गॉच एंटी फॉर्म मतलब सॉरी गॉच स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज फुल इक्लिप्स। और देखो यहाँ पे क्या है, इस बेचारे छोटे से हाइड्रोजन के पीछे CH3 छिपने का कोशिश कर रहा है, तो पूरा नहीं ढक पाएगा, तो इसलिए इसको बोलते दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। सो दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास थोड़े वैरायटीज थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, CH3 था, हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 फॉर्म मिले, फुल इक्लिप्स, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स एंड एंटी फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इसमें आगे अब एनर्जी डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं, फिर बातों को समझते हैं। देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा कि देखो दो बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ एटम के बीच में अगर रिपल्सन मतलब अगर दो बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ एटम अगर आसपास होंगे तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वन ड्रॉप और रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से सबसे स्टेबल होता है एंटी फॉर्म, फिर उसके बाद गॉच फॉर्म। तो वो एंटी फॉर्म में बल्कि ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम। गॉच मतलब देखो एंटी फॉर्म में सबसे पहले सोचो, आपको पता होगा टॉर्सनल स्ट्रेन, दो बॉन्ड के बीच का रिपल्सन। तो जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म में कम होता है। अब स्टैगर्ड फॉर्म में भी दो है, एंटी एंड गॉच। तो स्टैगर्ड फॉर्म में भी एंटी और गॉच आ गया, तो एंटी फॉर्म में दो बल्कि ग्रुप दूर दूर होते हैं तो इनमें रिपल्सन कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इक्लिप्स में तो पता ही होगा कि पार्शियली इक्लिप्स में रिपल्सन कम होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और फुली इक्लिप्स में तो भाई आपने दो बल्कि ग्रुप को आगे पीछे लगा दिया तो जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। इधर साइड आपके पास है, इधर आपके पास है दिस साइड डाइहेड्रल एंगल, इधर डाइहेड्रल एंगल है, इसको चलो समझते हैं।
ये डॉटेड लाइन मैं अपने कन्वीनियंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो देखो ये है आपके पास 0 डिग्री, यहाँ पे आपके पास जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री में क्या था, दिस इज फुल इक्लिप्स, ठीक है। ये फुल इक्लिप्स समझ में आ रहा है, फुली और आगे लिख लेना इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। दिस इज गॉज फॉर्म, दिस इज पार्सली इक्लिप्स, ठीक है, आपका पार्सली इक्लिप्स है। दिस इज एंटीफॉर्म, तो ये आपका एंटीफॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ दिस इज अगेन पार्सली इक्लिप्स, आप जब आगे उसको फिर से घुमाओगे तो यही आएगा, फिर से बनेगा गॉज फॉर्म, और फिर से आप जब घुमाओगे तो दोबारा बनेगा फुल इक्लिप्स। तो ये होता है आपके पास, ये होता 120 डिग्री पे। आप जब रोटेट करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री से रोटेट करने पे एंटीफॉर्म बनेगा। आप जब इसको फिर से रोटेट करोगे तो ये होगा आपके पास 240 डिग्री पे, तो ये बनेगा पार्सली इक्लिप्स, ठीक है। फिर आपके पास बनेगा गॉज फॉर्म 300 डिग्री पे, और आप जब 360 डिग्री से घुमा दोगे तो अगेन वही सेम बन जाएगा जो पहले था। अगर आप 360 से घुमाओगे तो अगेन वही बनेगा जो पहले था, दैट इज फुल इक्लिप्स। तो फुल इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होती है, और इसमें देखो जो कन्फर्मेशनल जो आइसोमर कहलाएगा, तो जो मिनिमा पे होते हैं वही आइसोमर होते हैं। इसमें गॉज फॉर्म और एंटीफॉर्म मिनिमा पे है तो नॉर्मली यही कन्फर्मेशनल आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। बाकी सारे फॉर्म में क्या होता है कि स्टेबिलिटी कम होती है, तो उनका एग्जिस्टेंस काफी कम होता है। तो इसमें नीचे लिखो गॉज फॉर्म एंड एंटीफॉर्म आर एट द मिनिमा ऑफ एनर्जी, सो दे आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर। मेनली कन्फर्मेशनल आइसोमर इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम, मान के चलो 99% से ज्यादा टाइम वो इन्हीं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, तो इन्हीं को बोलती यही आपके पास है कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। इसमें एक केस और कर लेते, मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर में देखो ज्यादा कुछ है नहीं, मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना होता है। इसमें कुछ केसेस होंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन का एक केस होता है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर इस छोटे मोटे मॉलिक्यूल में एक केस और कर लेते हैं। नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है तब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे कि मान लो कि OH है, NH2 हो गया, फ्लोरीन लगा है, कुछ मान लो CHO लग गया, कुछ मान लो कुछ COH, कुछ ऐसे लग गए, कुछ ऐसे मतलब कि ग्रुप्स ऑफ एटम या एटम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो एक एग्जांपल समझते, मान लो आपके पास है CH2OH और CH2OH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इनमें देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड 3D में है ये बॉन्ड। देखो ये ऐसा होगा जैसे ये ऑक्सीजन है और ये मान लो ये ऑक्सीजन है, ये आगे वाला ऑक्सीजन है, तो इसका हाइड्रोजन कुछ ऐसा होगा और इसका हाइड्रोजन कुछ ऐसे होगा। तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है इससे, मतलब ये 3D में है। ये ध्यान रखना बॉन्ड क्रॉस नहीं कर रहे, ये 3D का डायग्राम है 3D का, तो यहाँ पे ध्यान रखना बॉन्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब कि अगर गॉज फॉर्म हुआ तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बदल जाएगी। ये ध्यान रखना 3D में है ये, मतलब ये आपका ऑक्सीजन आगे, ये पीछे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इमेजिन करो, ये आगे ऑक्सीजन है, पीछे इस वाले से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और इस वाले से ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है। तो मतलब इस वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, इस वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इससे, ठीक है। ऐसा दोनों मिलके एक तरीके से
क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ये। तो इसमें नीचे लिखो इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन गॉच फॉर्म, इन दैट केस गॉच फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस मान लो यहाँ पे ये जुड़ा है, अगर ये नहीं जुड़ा होता, मान लो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास क्या है, फ्लोरीन जुड़ा है, तो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा होगा गॉच, फिर आपके पास होगा एंटी, और फिर आपके पास होगा पार्सली इक्लिप्स, और फिर सबसे कम फुली। तो यहाँ पे ध्यान रखना इनका जो ऑर्डर होगा वो पलट जाता, फ्लिप कर जाता है वो। तो गॉच ऊपर आएगा, एंटी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कन्फर्मेशनल आइसोमर। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन में कैसे आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। साथ में हम लोग सीखेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में कि साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल साइक्लिक मॉलिक्यूल क्यों होता है।